बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के सेकंड हाफ के बारे में बात करेंगे और आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उसका नाम है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। जब भी पानी किसी पाइप में से गुजरता है तो पानी उस पाइप की वॉल्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वैल्यू को हम आज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, लेट अस सपोज हमारे पास एक पाइपलाइन है। जब इसमें से पानी पास करेगा तो कुछ देर के बाद पानी जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वॉल्स हैं वो वाटर के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेंगी, परपेंडिकुलर फोर्स विच इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो अगर वाटर की इनिशियल स्पीड जो है वो v के इक्वल थी तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से वाटर की जो फाइनल स्पीड है वो ज़ीरो हो जाएगी। इज इट ओके? और स्टूडेंट ये बात हम फोर्स कैसे फाइंड कर सकेंगे कि पाइप वाटर पे कितनी फोर्स लगा रहा है और वाटर पाइप पे कितनी फोर्स लगा रहा है? इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू ma एंड दिस a इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। इज इट ओके? अब इसके अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास m आ जाएगा और Vf 0 है और Vi v है, तो 0 माइनस वी हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस mv ओवर टी। स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला विच पाइप which wall will exert on water. This is basically the formula which wall is exerted on water, जो कि wall exert करेगी water के ऊपर उसको रोकने के लिए। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर पाइप की वॉल्स वाटर पे फोर्स लगा रही हैं तो जो वाटर है वो भी पाइप के ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दिस फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो फोर्स जो कि वाटर एग्जर्ट करेगा पाइप की वॉल्स के ऊपर, डेट इज इक्वल टू, जब मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा mv ओवर टी। सो दिस इज द फोर्स विच वाटर एग्जर्ट ऑन द ड्यूरिंग फ्लो। जो वाटर जो है वो जब गुजरता है पाइप में से तो उसकी वॉल्स पे लगाता है। अगर इस फोर्स की वैल्यू खास लिमिट से एक्सीड कर जाए तो ये अक्सर इन पाइप्स को, इन वॉल्स को बर्स्ट भी कर देता है। तो आपने अक्सर सुना होगा गैस पाइपलाइन या वाटर पाइपलाइन फट गई, वो बेसिकली जब ये वाटर की फोर्स एक खास लिमिट से बढ़ती है तो फिर ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर ये वाला जो m ओवर टी है दिस इज कॉल्ड मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, और इसमें जो v है ये बेसिकली वेलोसिटी का चेंज है जो कि मैंने फाइनल माइनस इनिशियल के जरिए निकाला। तो वो फोर्स जो वॉल वाटर पे लगाएगा और जो वाटर वॉल पे लगाएगा वो एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, जो कि आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट, इसके बाद हम बुक की सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलते हैं जिस टॉपिक की तरफ, उसका नाम है रॉकेट प्रपल्जन, रॉकेट मोशन या रॉकेट प्रपल्जन, रॉकेट मोशन या आप इसको रॉकेट प्रोपल्जन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जब रॉकेट प्रोपेल करता है ऊपर को जाता है तो उसके रेयर में से कुछ गैसेस एजेक्ट होती हैं। हमारी बुक ये कहती है कि जिस मोमेंटम से गैसेस एजेक्ट होंगी उसी मोमेंटम से रॉकेट और तेज ऊपर जाएगा। तो बेसिकली जो रॉकेट प्रोपल्जन है उसका बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपकी बुक की लाइन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो रॉकेट है वो ऊपर को जाता है। जितनी ज़्यादा मोमेंटम से गैसेस रेयर से बाहर आएंगी उसी मोमेंटम से रॉकेट ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने रॉकेट प्रोपल्जन के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक रॉकेट का जो 80% ऑफ इट्स मैस है, 80% ऑफ मैस जो है वो कंसिस्ट करता है रॉकेट का उसके फ्यूल के ऊपर, उसके फ्यूल के ऊपर। क्योंकि रॉकेट ने जो प्रोपेल करना है उसने बहुत दूर जाना है, चांद पर जाना है या स्पेस में जाना है, तो 80% ऑफ द मास ऑफ द रॉकेट जो है वो फ्यूल होता है और वो लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। हमारी बुक के अंदर ये बात मेंशन है। ठीक है, और इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने रॉकेट प्रोपल्जन में ये वाली बात भी याद रखनी है कि फ्यूल कंजम्पशन कितनी होती है। द फ्यूल कंजम्पशन जो है वो एक रॉकेट की वो
जो वो रॉकेट फ्यूल कंज्यूम करता है वो हमारी बुक मेंशन करती है 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे सर उसको तो कई आवर्स लगते हैं चांद पर जाने में, अगर वो एक सेकंड में इतना किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक रॉकेट कितना वजनी होता है। लेकिन बेसिकली होता ये है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक कंसेप्ट है थ्रस्ट का। रॉकेट को एक सेकंड में वो 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम करता है, उसको एक थ्रस्ट मिलती है, उस थ्रस्ट से वो कई हजार किलोमीटर ऊपर चला जाता है। फिर जब उसकी वो स्टॉप होने लगता है फिर उसको थ्रस्ट दी जाती है, उस थ्रस्ट के दौरान एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारी बुक में जो गैसेज एजेक्ट हो रही हैं उनकी स्पीड भी लिखी हुई है। जो रॉकेट के रेयर से गैसेज एजेक्ट होंगी उनकी जो स्पीड हमारी बुक लिखती है डेट इज 4,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा एक रॉकेट के साथ आपको कई छोटे छोटे सिलेंडर्स नजर आते होंगे, वो फ्यूल सिलेंडर है। जब एक सिलेंडर का फ्यूल कंज्यूम हो जाता है तो उसको एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इधर ओके। और लास्ट में डियर स्टूडेंट जिस एक्सेलरेशन के साथ रॉकेट ऊपर जाता है उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारी बुक में मेंशन है, मैं फॉर्मूला प्रूव नहीं करूंगा, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज एम वी ओवर कैपिटल एम। इस फॉर्मूले में ये जो स्मॉल एम है ये है mass ejected of the gases per second, mass ejected of the gases per यूनिट टाइम या पर सेकेंड। इसमें ये जो m है इसका यूनिट किलोग्राम पर सेकेंड है, नॉट ओनली किलोग्राम। ये आपने याद रखना है, इसमें ये m mass ejected of the gases per second है, इसमें ये v velocity gained by the rocket है, और इसमें ये वाला जो कैपिटल M है दिस इज द मैस ऑफ द रॉकेट, मैस ऑफ रॉकेट, ये मैस ऑफ रॉकेट है। तो डियर स्टूडेंट ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो रॉकेट की एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एम वी ओवर कैपिटल एम, इधर ओके। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमारे पास बुक का टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सक्लूसिव फोर्सेस, वो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ ही पढ़ लिया था। अब स्टूडेंट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, what is a projectile? A projectile is a body which is given an initial push then it fall under the effect of gravity, जिसको एक दफा initial push दी जाए और then वो fall करे under the effect of gravity, okay, that is called projectile। जिस तरह जब एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो वो सिर्फ एक initial push देता है और बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन शो करते हुए आगे जाती है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर 1, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें 2 डायमेंशन में जो एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी की मोशन होती है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, जो बॉडी की एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन होती है वो बॉडी के इनर्शिया की वजह से होती है, बॉडी के अपने मास की वजह से होती है ड्यू टू इनर्शिया। और जो बॉडी की वाई एक्सिस के अलोंग मोशन होती है अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज बेसिकली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इज इट ओके। सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट आप लोगों ने ये याद रखना है। स्टूडेंट हमारे पास प्रोजेक्टाइल 2 तरह के हैं जो हमारी बुक में डिस्कस हैं, एक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक का नाम है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको मैं हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा, अ प्रोजेक्टाइल जिसको मैं हॉरिजॉन्टल फेंकता हूँ। एक बॉल है, मैंने उसको, ये मेरे पास मार्कर है, मैंने उसको हॉरिजॉन्टल फेंका तो ये मार्कर यूं नीचे आके गिरेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला जो डिस्टेंस ऊपर से नीचे, ये वाला जो इसने डिस्टेंस कवर किया दिस इज कॉल्ड इट्स वर्टिकल डिस्टेंस वाई, और ये जो आगे गया इसने ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया दिस इज कॉल्ड इट्स horizontal distance which is named as x, this is called x horizontal distance and this is called y vertical distance जो उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया। स्टूडेंट इस बॉल को जो हमने इनिशियल पुश दी दिस इज कॉल्ड vx,
क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टल पुश दी, दिस इज कॉल्ड Vx, जिसको आप Vix भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने बॉल को स्टार्ट में हॉरिजॉन्टली फेंका है तो स्टार्ट में y कंपोनेंट नहीं होगा वेलोसिटी का, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं Viy इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पूरी मोशन के दौरान आपने याद रखना है जो Vx है इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। पूरी मोशन के दौरान जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप बोलेंगे सर व्हाट इज द रीजन दैट Vx रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट देखें, जब मैं एक बॉल को एक वक्त के लिए सपोज करें कि मैं एक बॉल को मार्बल के फ्लोर पे फेंकता हूँ, कुछ देर के बाद बॉल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है बॉल? क्योंकि मार्बल के फ्लोर में और बॉल के अंदर फ्रिक्शन है। अगर मैं कहूँ कि फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल उसी स्पीड से आगे जाती रहेगी। इसी तरह जो आगे वाली मोशन है उसको अपोज करेगी इसके ऑपोजिट फोर्स। और अगर मैं कहूँगा कि एयर फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड, अगर मैं एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब है Vx को कोई भी फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगी, मतलब Vx रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन बिकॉज इसके अगेंस्ट जो एयर फ्रिक्शन है वो निगलेक्टेड है। सो स्टूडेंट याद रखिएगा पूरी मोशन के दौरान जो Vx वाला फैक्टर है दिस इज रिमेन्स कांस्टेंट। Vx रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। अगर Vx कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट तो आपने याद रखना है कि जो Ax है वो 0 होगा, x के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होगी और x के अलोंग बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। आप बोलेंगे सर आपने x के अलोंग फोर्स लगाई नहीं थी। नहीं स्टूडेंट, वो तो मैंने एक दफा पुश कर दिया, उसके बाद तो मैं बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना। देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल, देन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x के अलोंग आपने ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन स्टूडेंट देखें, जैसे ही मैं बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका स्टूडेंट, कुछ देर के बाद बॉल का इस मोशन का इस ट्रेजेक्टरी का कर्व होना शो कर रहा है कि ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है। स्टार्ट में जो y कंपोनेंट है वो 0 है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता y की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगी। आपको ये वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इसकी स्टार्टिंग स्पीड 0 है और ये जब नीचे जाएगा, नीचे जाता हुआ इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। इसी तरह Viy 0 है और Vy नीचे आता हुआ वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आती हुई बढ़ रही होगी। तो स्टूडेंट जब मैंने बात की थी हॉरिजॉन्टल के बारे में, अक्रॉस हॉरिजॉन्टल, ये वाली बात हमने कब की थी? जब मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लिया था, हॉरिजॉन्टल। और स्टूडेंट जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा, जब मैं इसी के साथ मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा, वर्टिकल मोशन की बात करूंगा, तो स्टूडेंट वर्टिकल मोशन में जो Vy की वैल्यू है, Vy डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। Vx तो पूरी मोशन में कांस्टेंट है, लेकिन Vy पूरी मोशन में कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब मैं एक बॉडी को ड्रॉप करूंगा नीचे जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। Vy यूनिफॉर्मली बढ़ेगा कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ही रहे। अब Vy डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट और जो Ay है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यहाँ पर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो G जो है वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। और इसी के साथ जो y के अलोंग बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी डेट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया कि x के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं और y के अलोंग बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो x के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, y के अलोंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इज इट ओके? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जो आपने याद रखना है। स्टूडेंट इसी के साथ अगर आपको x फाइंड करना पड़ जाए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पे x किसको शो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड करेंगे? बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसकी तो एक्सेलरेशन 0 है तो वो वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, हमारी बुक के अंदर ये प्रूफ भी है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है Vx इंटू T। और स्टूडेंट हम लोगों ने जब वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है y, तो उसको भी हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा तो सेकंड इक्वेशन में VIY आएगा और VIY हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा y, दिस इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ये दोनों मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड किए हैं थ्रू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो, x रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देन फॉर्मूला इज दिस, ओके। एंड इफ यू वांट टू फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस देन दिस इज द फॉर्मूला। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट। अगर आप इसी तरह देखें, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, मैंने एक बॉडी को यहाँ से फेंका है तो उसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
हेयर टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y डिवाइड बाय जी। हम यहाँ से टाइम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट। इसी के साथ स्टूडेंट अगर मैं टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई एक्स, और टाइम की जगह हमारे पास आ जाएगा 2y ओवर जी। 2y ओवर जी, हम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे जाने से पहले इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ, इसी को अगर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँ और मैं आपसे कहूँ कि बॉडी जो है उसका जो y है, दिस y इज इक्वल टू 20 मीटर, मैंने उसको 20 मीटर की हाइट से फेंका है और उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया डेट इज 10 मीटर। तो बताएं अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ vix। अगर मैं आपको y और x देकर जिस स्पीड से आपने हॉरिजॉन्टली उसको फेंका था वो पूछ लूं तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए अगेन क्वेश्चन को सुने, मैंने बोला है कि वर्टिकल डिस्टेंस बॉडी का 20 मीटर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच यू थ्रो द बॉडी हॉरिजॉन्टली। आपने जिस स्पीड से बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका था वो स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है डेट इज x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू अंडर रूट 2y ओवर जी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, vix हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 और g की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट जो vix है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले, ये जितने भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, इन तमाम से रेलिवेंट आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया उसी से रेलिवेंट मैंने आपसे एक एमसीक्यू भी पूछ लिया। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहा, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो फिगर बनी होगी और आपको ऑप्शन दिए होंगे और आपने उसके अंदर अप्रोप्रिएट फॉर्मूले को यूज करना है। आपकी बुक के दो न्यूमेरिकल हैं 3.11 और 3.12, वो दोनों बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रेलिवेंट है, तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग चलते हैं x और y के अलोंग वेलोसिटीज की बात करते हैं। जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम x के अलोंग वेलोसिटी निकालेंगे तो vix और vfx दोनों बराबर होंगी, मतलब जितनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी उतनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी जब वो जमीन को टच करने लगेगा थोड़ा सा पहले, बिकॉज थ्रू आउट मोशन vx ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट ओके? लेकिन स्टूडेंट जब मैं y की बात करूंगा तो vi किसके इक्वल है 0, क्योंकि मैंने बॉडी को इनिशियली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, इसलिए y वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। अगर मैं वेलोसिटी का vfy निकालना चाहता हूं तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा viy प्लस gt, a की जगह g आ जाएगा। तो स्टूडेंट viy हमारे पास किसके इक्वल है 0 के, तो vfy इज इक्वल टू व्हाट, vfy इज इक्वल टू gt। इज इट ओके? और अगर मैंने टोटल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो टोटल वेलोसिटी फाइंड डियर स्टूडेंट कैसे की जाएगी, अंडर रूट vf स्क्वायर vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर आप बताएं बॉडी की टोटल वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी vx और vy दोनों की वजह से होगी। जिस तरह आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं vfx और vfy आप कैसे निकालेंगे, दिस फॉर्मूला gt से। तो स्टूडेंट ये जो मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख के दिया है v इज इक्वल टू vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर, और यहाँ पर जो vfy स्क्वायर है उसकी जगह स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा gt सारे का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस वाले फॉर्मूले से रेलिवेंट क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है, जिसमें आपको मैं कह सकता हूँ, जिस तरह मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन दोबारा करूँ कि अगर बॉडी को मैंने 20 मीटर हाइट से फेंका है और बॉडी ने 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, देन आफ्टर मैं आपसे पूछूं 3 सेकंड के बाद, आफ्टर 3 सेकंड बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 3 सेकंड। तो स्टूडेंट आफ्टर 3 सेकंड अगर आप बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट वो आप कैसे कर पाएंगे। देखें जो vix है वो आपने निकाला वो भी 5 है, तो vfx भी क्या होगा 5 होगा, vfx की जगह भी हमारे पास क्या आ जाएगा
यहाँ पर 5 का स्केयर आ जाएगा। और g की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी है 10, और t हमारे पास मैंने पूछा है आफ्टर 3 सेकेंड, तो हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा 10 और 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 सारे का होल स्केयर। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इस v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वेलोसिटी आफ्टर एनी इंस्टेंट। सो स्टूडेंट now we have these formulas, all formulas which are used in horizontal projectile। horizontal distance निकालने का ये फॉर्मूला है, vertical distance निकालने का ये फॉर्मूला है, and these are the 4 velocities, number 1, number 2, number 3 and number 4। Vx remains constant, Vy horizontal projectile में 0 होता है, Vfy gt है, gt से निकालेंगे। और अगर आपने टोटल वेलोसिटी बतानी हो किसी भी इंस्टेंट पे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से रेलेवेंट हमारी बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल भी मौजूद है। स्टूडेंट अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जिसका नाम है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। हमारी बुक ओब्लीक का वर्ड तो यूज नहीं करती स्टूडेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। व्हाट इज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल? स्टूडेंट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट देखें जो हमने अभी टर्म मेंशन की, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैंने बॉडी को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फेंका था, मतलब इसके अंदर जो एंगल की वैल्यू है वो 0 है। इज इट ओके? अगर स्टूडेंट मैं एक बॉडी को एक खास एंगल के ऊपर फेंकूं, एक खास एंगल के ऊपर फेंकता हूं, फिर क्या होगा? स्टूडेंट जब मैं एक बॉडी को एक खास एंगल के ऊपर फेंकूंगा, लाइक ये देखें, ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है और इस एक्स वाई एक्सिस के अंदर ये एक बॉडी है जिसको मैंने एक खास एंगल के ऊपर फेंका और बॉडी यूं नीचे आगे गिर रही है। इस तरह का पाथ आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट मैच देखते हुए, जब एक प्लेयर जो है वो स्पेक्टेटर में एक शॉट लगाता है, 6 लगाता है, तो वो उसका पाथ बना के दिखा रहे होते हैं कि बॉल इस रास्ते से आगे गई है। अब स्टूडेंट इस प्लेयर ने जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है जिससे उसने बॉल को फेंका, और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। अब स्टूडेंट उसने इस बॉल को एक खास एंगल से फेंका, अभी भी बॉल ऊपर भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करी है, अभी भी दोनों मोशन हो रही है। लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट जो अगर हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाएं तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा Vx और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा Vy। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो इन दोनों मोशन में फर्क क्या है कि यहाँ पर स्टार्ट से ही x और y मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट में Vx तो था हमारे पास, लेकिन Vy स्टार्ट में 0 था। अब स्टूडेंट जिस तरह बॉडी मोशन आगे जाएगी, बॉडी आगे जाती रहेगी, Vx पूरी मोशन के दौरान क्या रहेगा? कांस्टेंट। Vx remains constant throughout motion because we are neglecting air friction। सेम यही पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए हमने यूज किए थे, सेम वही ऑब्लीक या वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के लिए यूज होंगे। Vx पूरी मोशन में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्टूडेंट जब एक बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाएगी तो उसकी Vy कम होगा, ऊपर जाते हुए उसका Vy कम होगा, और यहाँ पर जाके उसका Vy 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे Vx मौजूद रहेगा। ठीक है? और जब बॉडी नीचे आएगी तो उसका Vy इंक्रीज होगा, इट्स Vy विल इंक्रीज। आप इस वेक्टर से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब एक बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाएगी, वर्टिकल मोशन ग्रेविटी की वजह से है, जब बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाएगी तो Vy की वैल्यू कम होगी, नीचे आएगी तो Vy की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है? अब स्टूडेंट यहाँ से सबसे पहले मैं आपको 2 MCQs बताता चलूं कि ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होती है। बॉडी हैव मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कहां पर होती है बॉडी की? एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो बॉडी है उसकी जो मैक्स स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। दूसरी बात, ये जो मैक्सिमम हाइट है, एट मैक्सिमम हाइट के ऊपर Vx तो अभी भी मौजूद है, लेकिन Vy 0 है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्पीड 0 हो गई है। यहाँ पर Vx तो अभी भी मौजूद है, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो स्पीड है उसकी वैल्यू मिनिमम है। V मिनिमम कहां पर होता है? V मिनिमम होता है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। और डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है
पूरी मोशन के दौरान एक ही एक्सेलरेशन है जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटी। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स तो जीरो है क्योंकि वी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो एक ही एक्सेलरेशन है जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो कि हर वक्त बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर v में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में एंगल क्या आ रहा है 90। तो डियर स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन के अंदर जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में एंगल जो है वो लेस देन 90 होना चाहिए। एंगल कोई भी हो सकता है बट लेस देन 90, 90 से ज़्यादा होगा तो फिर वो प्रोजेक्टाइल में कंसीडर नहीं होगा, हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जिस तरह हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए बात की, इनकी वेलोसिटीज़ हम लोगों ने फाइंड की VAX VAY। अगर मैं इधर वेलोसिटीज़ फाइंड करना चाहूँ ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में जिसको मैंने एक एंगल के ऊपर फेंका है, तो इसमें हम VAX कैसे निकालेंगे। हेयर VAX भी VFX के बराबर होगा और ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल होंगी VI cos थीटा। जिस तरह आप किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट निकालते हैं तो x कंपोनेंट निकालने के लिए आप cos थीटा वाला फैक्टर यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में VIY जीरो था लेकिन यहाँ पर VIY मौजूद है, यहाँ पर VIY एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर VIY किसके इक्वल होगा VI sin थीटा, VI sin थीटा। और अगर आप यहाँ पर VFY निकालना चाहते हैं तो VFY निकालने के लिए आपको अगेन ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा VIY, लेकिन यहाँ पे प्लस GT नहीं आएगा माइनस GT आएगा। आप बोलेंगे सर क्यों, यहाँ पर तो बॉडी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। तो स्टूडेंट देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, रेफरेंस हमने बॉडी को ऊपर भेजा और ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस है, तो हम रेफरेंस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लेंगे क्योंकि नीचे तो उसने आना ही आना है, उसको ऊपर भेजने के लिए हमने उसको वेलोसिटी अप्लाई की। तो ऊपर वाले पॉइंट को रेफरेंस हमने ऊपर वाले पॉइंट को लिया तो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर माइनस आएगी। यहाँ पर बॉडी सिर्फ नीचे आ रही तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हमने पॉजिटिव का साइन लगाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर VFY एज इट इज आ जाएगा और VIY की जगह क्या आ जाएगा VI sin थीटा माइनस GT। अब स्टूडेंट अगर आपने टोटल वेलोसिटी बतानी है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हम V है वो VFX की अगर वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा VI cos थीटा का स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पे VFY की जगह क्या आ जाएगा VI sin थीटा माइनस GT सारे का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो है दोनों ही प्रोजेक्टाइल बट इसके इनकी वेलोसिटीज में और इनकी वेलोसिटीज में आप VX VIY VFY एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ VFY। तो ये मैंने दोनों टॉपिक आपको कंपैरिजन में करवाने का पर्पज ही ये है ताकि आपको समझ आए कि अगर वो बोले कि बॉडी को एक एंगल पे फेंका गया है तो आपने VX कैसे निकालना है। इज इट ओके? अगर बोले कि बॉडी को आपने एक एंगल पे फेंका है तो टोटल वेलोसिटी आपने कैसे फाइंड करनी है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेलोसिटी इन ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये दोनों फॉर्मूलेज आपने याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट इन कंपैरिजन के जरिए आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि हमने अगर एंगल आ जाए तो वो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, अगर एंगल ना हो तो उसमें वो आपको लाजमी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की कंडीशन मेंशन करेगा। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमने जिस तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला था, वर्टिकल डिस्टेंस निकाला था और टाइम फाइंड किया था बॉडी का, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में अगर हम फाइंड करना चाहते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस तो उसको हमारी बुक कहती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या है VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा over 2g। and what is height of projectile? Height of projectile is the maximum vertical distance covered by a projectile during its motion. Is it okay? Student, height of projectile अगर आपने यहां पर फाइंड करनी है तो वो y है, this y is height of projectile। horizontal projectile में हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला हाफ GT स्क्वायर है। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा over 2g। स्टूडेंट अगर आप इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि हाइट जो है वो VI स्क्वायर के डायरेक्ट है, जो हाइट है
वो साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्ट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, और जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। मतलब अगर मैं इन तमाम फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए वेलोसिटी को डबल करता हूँ तो हाइट विल बिकम 4 टाइम्स, बिकॉज 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, देन हाइट विल बिकम 4 टाइम। सो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आपने याद रखना है, और हाइट हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास एंगल थीटा 90 के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन वो 90 के ऊपर एग्जैक्ट प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा। आइडियल केस में अगर थीटा 90 हो तो हमारे पास साइन 91 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वी आई स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, वी आई स्क्वायर ओवर 2g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में याद हो, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकाला था 2y/g, लेकिन अब हमारे पास ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपने फाइंड करना है इन केस ऑफ ओब्लीक प्रोजेक्टाइल तो उसका फॉर्मूला है 2vi sin θ/g, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, याद रखिएगा 2vi sin θ/g। स्टूडेंट अगर आपने फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस पॉइंट टू इट्स मैक्सिमम हाइट, यहां से लेकर यहां तक का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां से हाफ तक का टाइम स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, दिस इज हाफ ऑफ दिस टाइम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, अगर ये आपने एक बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक लेके जाना है तो उसका टाइम क्या होगा, तो फिर स्टूडेंट उसका फॉर्मूला हमारे पास 2vi sin θ/g नहीं होगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, vi sin θ/g। ये चीज़ आपसे MCQs में पूछी जा सकती है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। और स्टूडेंट आपने याद रखना है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर आप देखें तो दोनों की डिपेंडेंस में फर्क है, वो vi स्क्वायर के डायरेक्ट है और ये सिर्फ vi के डायरेक्ट है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को डबल करने से टाइम ऑफ फ्लाइट डबल होगा, ना कि 4 टाइम। और डियर स्टूडेंट लास्ट में हम लोग चलते हैं, जिस तरह हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में x फाइंड किया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसका फॉर्मूला था vi(x) × t, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम इसको नाम देंगे रेंज का। रेंज आपने अक्सर सुना होगा कि इसकी पाकिस्तान ने एक नया मिसाइल बनाया जिसकी रेंज इतनी है। तो रेंज बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, और रेंज को हम x से भी डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारी बुक प्रूव करती है vi स्क्वायर sin 2θ/g। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है vi स्क्वायर sin 2θ/g। स्टूडेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो रेंज भी जस्ट लाइक हाइट, रेंज ऑल्सो डिपेंड ऑन vi स्क्वायर एंड रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2θ, नॉट साइन स्क्वायर थीटा, sin 2θ। ट्रिग्नोमेट्री में sin 2θ 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसको यूं, ये देखें, आप इस फॉर्मूले को ओपन करके यूं भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर आप देखें तो इस फॉर्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये 2 को मैं बाहर लिख दूं और vi दोनों के साथ लिख दूं, vi sin थीटा क्या हो जाएगा, vi y, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 2, और vi sin थीटा क्या हो जाएगा, vi y, और vi cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, vi x। इस फॉर्मूले को स्टूडेंट हम यूं भी लिख सकते हैं, रेंज को हम y कंपोनेंट और x कंपोनेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2θ। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट कि अगर मैं थीटा की जगह 45 पुट करूंगा तो 2 × 45 90 आएगा और साइन 91 के इक्वल होगा, तब रेंज मैक्सिमम होगी।
तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल के ऊपर होती है। जब मैं थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगी, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास वी आई स्केयर ओवर जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो स्टूडेंट आपने ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज कब होती है, 45 डिग्री पे। अक्सर आपने देखा होगा मूवीज के अंदर जो तीर कमान है वो तीर को 45 डिग्री के ऊपर फेंकते हैं ताकि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास वैल्यूज होती हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एट विच एंगल रेंज इज मैक्सिमम, और मैं आपको वैल्यू देता हूँ 42 डिग्री, बीटा ऑप्शन आपको देता हूँ 47 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है 41 डिग्री, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 50 डिग्री। तो स्टूडेंट इसमें 45 तो है नहीं, तो आप देखेंगे 45 के नियरेस्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 45 के नियरेस्ट है 47 डिग्री। तो इस वाले के ऊपर रेंज की वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह स्टूडेंट मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता हूँ एट विच एंगल रेंज will become half of its maximum value, किस एंगल के ऊपर रेंज अपने मैक्सिमम के हाफ हो जाती है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 15 डिग्री, बीटा ऑप्शन है 25 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है 22.5 डिग्री, और डेल्टा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट किस एंगल के ऊपर रेंज अपने मैक्सिमम के हाफ होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा। अगर आप इस फॉर्मूले में वी आई स्केयर ओवर जी की वैल्यू देखें तो ये आर मैक्सिमम के इक्वल है। तो स्टूडेंट हमारे पास वो वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी की जगह क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा। और आर किसके इक्वल है, मैक्सिमम बाय 2 के। मैंने पूछा वो एंगल जिसके ऊपर रेंज मैक्सिमम के हाफ हो जाए। यहाँ पे आर मैक्सिमम एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। ये आर मैक्सिमम कैंसिल, साइन इधर आके साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री इज इक्वल 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं कि किस एंगल के ऊपर रेंज मैक्सिमम के हाफ हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज़ अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। शॉर्ट रेंज के लिए जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक होती है। लॉन्ग रेंज के लिए स्फेरिकल अर्थ के लिए ये ट्रेजेक्ट्री जो है वो स्फेरिक एलिप्टिकल हो जाती है। इज इट ओके। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं प्रोजेक्टाइल से रेलिवेंट, कि हाइट और रेंज किस एंगल पे बराबर होती हैं, 76 डिग्री। हमारी बुक का एक क्वेश्चन है जिसको हमारी बुक ने प्रूव किया हुआ है। अगर आप हाइट और रेंज को बराबर करके एंगल फाइंड करें तो आपको 76 डिग्री एंगल मिलेगा जिसके ऊपर हाइट और रेंज दोनों बराबर हो जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपने याद रखना है अगर दो एंगल्स को सम करने से हमारे पास 90 डिग्री आता हो तो उन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल 30 और 60 को सम करने से हमारे पास 90 आता है तो इन दोनों के ऊपर रेंज इक्वल होंगी। इसी तरह 10 और 80 को सम करने से हमारे पास 90 आता है तो इन दोनों के ऊपर भी रेंज इक्वल होंगी। इसी तरह 15 और 75 को भी सम करने से अगर हमारे पास 90 आता है तो इन दोनों के ऊपर भी रेंज की वैल्यू बराबर होंगी। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट लास्ट में आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे जो मैं लिखने वाला हूँ, 8h इज इक्वल टू 2r tan थीटा इज इक्वल टू GT स्क्वायर। स्टूडेंट ये वो फॉर्मूला है जो हमारी बुक के अंदर मेंशन तो नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले के ज़रिए आप हाइट से रेंज में, रेंज से टाइम में, और टाइम से हाइट में जा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। 8h इज इक्वल टू 2r tan थीटा इज इक्वल टू GT स्क्वायर। जिस तरह अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन का एक MCQ पूछूं, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैक्सिमम रेंज 2000 मीटर है तो उस प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी। अगर मैक्सिमम रेंज 2000 मीटर है तो उसकी हाइट कितनी होगी। हाइट हम कैसे निकालेंगे, अब रेंज से हमने हाइट में जाना है तो स्टूडेंट हाइट हम किस तरह फाइंड करेंगे बताएं। हाइट इज इक्वल टू 2r tan थीटा ओवर h, 2r tan थीटा ओवर 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा,
2000 और tan 45 आ जाएगा। 45 क्यों आया? मैंने जब बोला मैक्सिमम रेंज तो यहाँ पे थीटा की जगह 45 आ जाएगा और tan 45 का आंसर हमारे पास 1 होता है, यहाँ पे डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। तो tan 45 हमारे पास क्या है 1, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइट हमारे पास आ जाएगी 500 मीटर। तो स्टूडेंट आपने ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके ज़रिए आप हाइट से रेंज और रेंज से टाइम ऑफ फ्लाइट में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी चैप्टर नंबर 3 में हम बुक से हट के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रिक्शन क्या होती है स्टूडेंट? फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट, दो सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, डेट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा बॉडी की मोशन को अपोज करती है। जिस तरह जब मैं चल रहा होता हूँ तो एयर फ्रिक्शन मेरी मोशन को अपोज कर रही होती है, लेकिन वो बहुत निगलेक्टेड होती है तो हम उसको अक्सर फील नहीं कर रहे होते। लेकिन जब तेज़ हवा चल रही हो तो हम उसी फ्रिक्शन की फोर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने फ्रिक्शन के कुछ फॉर्मूले याद रखने, इसको हमने वैसे डिटेल में नहीं पढ़ना। स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? जब दो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होंगे तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी डेट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को स्टूडेंट हम कैसे, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फ्रिक्शन को। स्टूडेंट अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज ये एक्स वाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ है, इसका वेट W इज इक्वल टू mg, और इस वेट के जो नॉर्मल फोर्स है परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड R, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, जिसको आप N भी कहते हैं या R कह लें, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पर पड़ा होता है तो उसके वेट के ऑपोजिट एक फोर्स लग रही होती है, डेट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से है। जितनी बॉडी का वेट ज़्यादा होगा उतना बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, और जितनी बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगी उसको स्लाइड करवाना मुश्किल होगा, ठीक है, उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो बेसिकली फ्रिक्शन डिपेंड करती है इस नॉर्मल फोर्स के ऊपर विच इज़ कॉल्ड R। तो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जितनी बॉडी की वेट ज़्यादा होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी बॉडी को स्लाइड करना मुश्किल होगा और डिस्प्लेस करना मुश्किल होगा, उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ऑपोजिशन ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, डेट इज कॉल्ड म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और साथ में R आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये R बेसिकली वेट के इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूँ भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू mg, म्यू mg, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट ओके स्टूडेंट? इसी तरह अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन को हम Fk से रिप्रेजेंट करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर यही ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो, काइनेटिक मींस मोशन, अगर यही ऑब्जेक्ट इस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्लाइड कर रहा हो तो फिर स्टैटिक नहीं बल्कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन के निकालने का फॉर्मूला है म्यू के इंटू mg, म्यू के। इसमें ये वाला म्यू के किसको शो कर रहा है? दिस म्यू के इज रिप्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको मेनली फॉर्मूले पता होने चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब होती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस्ट में होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर एट रेस्ट। अगर फोर्स जो बॉडी पर लग रही है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस एट रेस्ट या बिफोर दे आर मूव करने से पहले जो मैक्सिमम उनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स है डेट इज कॉल्ड
लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में और लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये फर्क है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन टू सरफेस जब वो अभी मूव करना स्टार्ट नहीं हुए। जब उस पर लगने वाली फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तब वो मूव करना स्टार्ट होंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तब वो मूव करना स्टार्ट होंगे। एंड इफ़ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय mg मल्टीप्लाई बाय r, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टूडेंट लास्ट में मैं आपको बताता चलूं व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन स्टूडेंट हमारे पास होती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रोल करता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट रोल करते हैं तो जो फ्रिक्शन होती है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रोल विद ईच अदर, ठीक है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। और इन तमाम के बारे में रोलिंग फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट, इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और स्टूडेंट आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट सबसे ग्रेटर होता है देन काइनेटिक फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन का जो हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू वो सबसे कम होती है। डियर स्टूडेंट, सिंपल मशीन में आप लोगों ने पुली का नाम सुना होगा, पुली से भी रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, सपोज करें हमारे पास एक पुली है जिसको मैंने किसी भी कॉन्टैक्ट से अटैच किया हुआ है। इस पुली के साथ दो मैसेज हमारे पास अटैच हैं। इस वाले मैस को स्टूडेंट मैं ये कहता हूँ कि ये वाला मैस हमारे पास है, लेट अस सपोज दिस इज मैस M1, ये मैस M1 है। और यहाँ पर हमारे पास एक लाइट, इससे एक छोटा मैस है जिसको मैं नाम देता हूँ दिस इज कॉल्ड M2, ठीक है। ये वाला एक हैवी मैस है, M1 इज एन हैवी मैस, और M2 जो है वो हमारे पास एक लाइट मैस है। ये हमारे पास दो मैसेज हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ज़रा आप देखें तो M1 के ऊपर जो बेसिकली नीचे को फोर्स लगेगी, उसकी वेट की फोर्स वो किसके इक्वल होगी, M1g के। और जो M2 का जो वेट है डेट इज इक्वल टू M2g। और दोनों के अंदर जो रस्सी की टेंशन है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी की टेंशन ये चाहती है कि ये ऑब्जेक्ट्स नीचे ना गिरें। अब अगर मैं इस सिस्टम की एक्सेलरेशन या टेंशन फाइंड करना चाहता हूं तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, इसकी टेक्निक डियर स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर ये हैवी मैस है तो ये नीचे को आएगा। अगर ये हैवी मैस है तो ये किस तरफ आएगा, नीचे को आएगा। अगर ये लाइट मैस है तो ये ऊपर को जाएगा। जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसका वेट ज़्यादा है तो मैं लिखूंगा M1g माइनस टेंशन, जो बड़ा है उसको मैं पहले लिखूंगा, ये नीचे को आ रहा है तो इसका वेट ज़्यादा है, इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स की जगह मैं लिखूंगा M1a, M1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू M1a, इज इट ओके। और स्टूडेंट इस ये वाला वेट लाइट वेट है तो ये नीचे को आएगा तो ये ऊपर को जाएगा। इसमें बॉडी की मोशन टेंशन की मोशन की तरफ है तो यहाँ पे T आ जाएगा माइनस M2g, इसमें मैंने T को इससे माइनस किया और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा नेट फोर्स की जगह M2a। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, T माइनस M2g प्लस M1g माइनस T इज इक्वल टू M2a प्लस M1a, इज इट ओके। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाला प्लस का T माइनस के T से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर दोनों में अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो यहाँ पर G कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा M1 माइनस M2 और यहाँ पर A कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा M1 प्लस M2 A आ जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट हम सिस्टम की एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2, हेयर इज G, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर मैं टेंशन फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू भला इसमें पुट कर दूँ या इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ, मैं यहाँ से टेंशन की वैल्यू भी फाइंड कर लूँगा। और डियर स्टूडेंट यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आएगी जब मैं
एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर पुट करूंगा या एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ से टेंशन फाइंड कर सकते हैं हम। उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों की दोनों बातें मैं आपसे MCQs के अंदर पूछ सकता हूँ। और स्टूडेंट लास्ट में हम लोग चलते हैं इंक्लाइंड प्लेन की तरफ। इंक्लाइंड प्लेन से भी रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स। वो क्वेश्चन कुछ यूं है, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 में इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन आपको दिया भी हुआ करने के लिए। ये स्टूडेंट हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज करें दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, और ये जो एंगल बना रही है ये वाला एंगल थीटा है, और सपोज डैट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट m। ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड P, दिस फोर्स इज कॉल्ड F। इस P पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है। तो आपने ये बताना है कि इस फोर्स के लगने से, इस ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, इस फोर्स के लगने से जो नेट फोर्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। हमने नेट फोर्स निकालनी है। चारों ऑप्शंस ये चैप्टर नंबर 2 का फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन के केस में बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट का वेट किस तरफ है, इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इट्स वेट W इज इक्वल टू mg, जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर आप देखें ये वाला एंगल 90 बन रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर मैं इस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड करूं, इस लाइन को यूं लेके आऊं, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और ये वाला एंगल सेम वही एंगल होगा थीटा। अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड पासुलेट, जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट का इसके साथ जो एंगल होगा वो यही सेम एंगल होगा थीटा। और अगर इस थीटा के अकॉर्डिंग मैं वेट के कंपोनेंट्स बनाऊंगा स्टूडेंट, तो थीटा के सामने हमारे पास क्या आएगा, थीटा के सामने जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा वेट का, दिस इज कॉल्ड mg साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड mg sin theta and this is called mg cos theta। Is it okay? अगर स्टूडेंट ये mg sin theta है, मतलब अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करूं तो हमारे पास mg sin theta कुछ यूं आएगा। अगर ये mg sin theta तो इस तरफ ये वाला भी क्या होगा, mg sin theta। मतलब इसके वेट की वजह से देखें यहाँ पर, अगर आप इसको देखें ध्यान से तो mg cos theta नीचे को है, नॉर्मल फोर्स ऊपर को है। mg cos theta नॉर्मल फोर्स को कैंसिल कर देगा। mg sin थीटा इस तरफ है तो वो चाहेगा कि ये वाला वेट इस तरफ आए। तो जो mg sin थीटा की डायरेक्शन होगी हमारे पास, अगर आप देखें तो mg sin थीटा की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ होगी। अब स्टूडेंट जब मैं ये तो एक mg sin थीटा हमारे पास आ गया, अगर मैं दूसरा इसी फिगर को स्टूडेंट मैं दोबारा बनाता हूँ, ये देखें इसी फिगर को मैं यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ, और इस फिगर में अब मैं वही सेम मैस है हमारे पास, वही सेम मैस है, और जो फोर्स लगी थी वो यूं लगी थी ऐसे। अब स्टूडेंट अगर मैं इस फोर्स को आगे को ले जाऊं, ये जो फोर्स इस पे लगी थी वो यूं मैं आगे को ले जाता हूं, और स्टूडेंट अगर मैं इन्हीं एंगल्स को, इसी एंगल को अगर दोबारा देखूं तो मेरे पास ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। और अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग अब कंपोनेंट्स बनाऊं तो वो क्या बनेंगे, इस थीटा के सामने स्टूडेंट जो मेरे पास ये वाला एंगल आएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड f साइन थीटा। और थीटा और 90 के साथ जो ये वाला एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड f cos थीटा। मतलब जो इस तरफ वाली जो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड f cos थीटा, और ये वाली जो हमारे पास फोर्स है, दिस इज कॉल्ड f साइन थीटा। तो f साइन थीटा का तो मोशन के अंदर कोई रोल नहीं है। अगर आप देखें तो जो f cos थीटा वाली फोर्स है वो mg साइन थीटा के ऑपोजिट है, mg साइन थीटा के ऑपोजिट है। अगर आप देखें f cos थीटा वाली फोर्स, f cos थीटा वाली फोर्स यूं है, mg साइन थीटा यूं है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स होगी डियर स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगी, mg साइन थीटा माइनस f cos थीटा। दिस इज द राइट आंसर कि ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे को आ रहा है तो फिर mg साइन थीटा ये है, और f cos थीटा इस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है जो कि इसको अपोज कर रही होगी। तो हमारे पास ये नेट फोर्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट इंक्लाइंड प्लेन से रेलिवेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि नेट फोर्स किसके इक्वल है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आने चाहिए।